अच्छा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक टू असेस स्किन फॉर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज़, एक जो है ये मेथड पूछ रहा है, टेक्निक पूछ रहा है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो मेथड्स यूज़ होते हैं ना उसकी टेक्निक पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप स्किन टेम्परेचर और मॉइस्चर चेक करने जा रहे हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। चार मेथड्स होते हैं। इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद जो है परकशन होती है, पल्पेशन होती है और अस्कल्टेशन होती है। तो इंस्पेक्शन तो हम आँखों से जो देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जो स्किन का कलर, बालों का कलर और कोई दाना है, या मतलब आँखों से जितनी भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है। अस्कल्टेशन जो हम स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं, अस्कल्टेट करते हैं, ये साउंड सुनते हैं कानों से, तो ये अस्कल्टेशन हो जाता है। परकशन, परकशन में हम जो है फिंगर टेपिंग करते हैं। ठीक है। एब्डामिन के इंटरनल आर्गन में फ्लूइड वगैरह एब्डामिन में होता है, या आर्गन जो है बड़े होते हैं, इसे हम टेपिंग करके देखते हैं परकशन में। ठीक है। परकशन दो टाइप की होती है, एक सिंगल हैंडेड होती है, दूसरी डबल हैंडेड होती है। ये जो तस्वीर में है ये डबल हैंडेड है। सिंगल हैंडेड सिर्फ एक है हाथ से जो है ना वो टेप करते हैं टेंडरनेस वगैरह देखने के लिए। अच्छा, चौथा जो है ये पल्पेशन है। ये देखो पल्पेशन, ये क्या कर रहा है, ये पल्स चेक कर रहा है। और टेम्परेचर भी जब हम चेक करते हैं, ऐसे हाथ लगा के चेक करते हैं ना, हम फील करते हैं कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। फॉरहेड पे हाथ रखते हैं, हाँ बाजू पे हाथ रखते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। और मॉइस्चर, तो इस सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में पूछ रहा है टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो आप इंस्पेक्शन भी नहीं करेंगे, अस्कल्टेशन भी नहीं, परकशन भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्पेशन। ये पल्पेट करके टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं, पल्स भी हम पल्पेट करके चेक करते हैं, टेंडरनेस भी हम चेक करते हैं, मॉइस्चर भी हम चेक करते हैं पल्पेट करके, और कोई दाना वगैरह हो उसकी हार्डनेस भी हम पल्पेट करके चेक करते हैं। एब्डामिन के इंटरनल आर्गन भी जो हैं हम पल्पेट करके चेक करते हैं। स्प्लीनोमेगली है या ऐसी कंडीशन पल्पेट करते। पल्पेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक लाइट पल्पेशन होती है, दूसरी डीप पल्पेशन होती है। ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन पेची एरियाज ऑन पेशेंट स्किन डिस्क्राइब एज, पेशेंट की स्किन पे जो पेची एरियाज हैं उसमें कंप्लीट मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ये तस्वीर में देख लें, ये जो है मेलानिन कंप्लीट एब्सेंट है स्किन में पेची एरियाज में, इसको कहते हैं वेटलीगो, वेटलीगो। ठीक है। अच्छा, एक ये वेटलीगो है, दूसरा होता है अल्बिनिज़म। अल्बिनिज़म जो होता है वो कंजिनाइटल एब्सेंस ऑफ मेलानिन, यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। अगर कंजिनाइटल यहाँ पे वर्ड आ जाता ना, पैदाइशी मेलानिन एब्सेंस है, तो फिर आ जाएगा अल्बिनिज़म। अल्बिनिज़म जैसे ये बच्चे देखो मैंने तस्वीर में दिए हुए हैं, ये पैदाइशी जो हैं ये ऐसे सफ़ेद बच्चे होते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट स्किन का जो कलर मेंटेन करती है वो उसकी डेफिशिएंसी होती है पैदाइश से ही। ये बच्चा देखें, ये देखो ये अल्बिनिज़म है। ठीक है, वेटिलाइगो नहीं है। वेटिलाइगो बाद में अगर पिगमेंट एब्सेंट हो जाए, ये पैदाइशी पिगमेंट एब्सेंट होती है, इसलिए बच्चों के बालों का भी कलर ऐसा होता है, आई बिरूबे से सफ़ेद होते हैं, तो इसको कहते हैं अल्बिनिज़म। ठीक है, पैदाइशी कंजिनाइटल अगर बात करता है मेलानिन पिगमेंट की। अगर कंजिनाइटल वर्ड नहीं यूज़ करता, फिर जैसे ऐसे यूज़ किया हुआ है इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, फिर वेटिलिगो आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, वाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू अ पेशेंट आफ्टर अ केमिकल पील, केमिकल एक्सपोजर हुआ है तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आप जो है अवॉइड सन एक्सपोजर से उसको कहेंगे कि अवॉइड करें सन एक्सपोजर से। केमिकल पील जैसे ये आजकल जो है केमिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन की लेयर को हटाने के लिए, ताकि इंटरनल न्यू लेयर आए,
ये ब्यूटिशियन वगैरह यूज़ कर रहे हैं केमिकल पील्स, तो उसमें जो है पेशेंट को जो है एडवाइस करते हैं कि सन एक्सपोजर से बचें। Childhood atopic dermatitis is commonly seen in which body area? एटोपिक डर्माटाइटिस बच्चों में होता है। ये जो है ये स्किन का इन्फेक्शन होता है, कौन से एरिया में पूछ रहा है होता है ये एंटी क्यूबाइटल स्पेस। एंटी क्यूबाइटल स्पेस हमारा एल्बो जॉइंट जो है ना, उसमें एक ये सीधी हम आर्म करते हैं तो खड्डा बनता है ना, ये एंटी क्यूबाइटल स्पेस है, यहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है एटोपिक डर्माटाइटिस वाला बच्चों में। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कॉमनली यूज्ड टू असेस एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन पेशेंट विथ बर्न? बर्न का पेशेंट है और आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सा पैरामीटर फॉलो करेंगे? तो आप जो है यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। आप फ्लूइड देते जा रहे रिप्लेस करते जा रहे, तो यूरिन आउटपुट चेक करेंगे कि नॉर्मल आ रहा है या नॉर्मल नहीं आ रहा। ठीक है, ये पैरामीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजन जिस्म में पूरी नहीं है तो अर्लियर जो है पहली मैनिफेस्टेशन कौन सी आएगी बॉडी पे? डायफोरेसिस, पसीना आना, साइनोसिस, साइनोस हो जाना, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, रेस्टलेसनेस। सबसे पहले रेस्टलेसनेस होगा, फिर बाद में जो है हाइपोटेंशन, साइनोसिस, ये सारा कुछ बाद में होगा, पहले रेस्टलेसनेस आएगा। A diagnostic procedure which involves removal of pleural fluid for analysis is आप जो है एक डायग्नोसिस प्रोसीजर करने जा रहे हैं जो इन्वॉल्व है प्लूरल फ्लूइड रिमूव करने में, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को कहते हैं थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस जो प्रोसीजर है ये तस्वीर मैंने दी हुई है, ये अपराइट पोजीशन में पेशेंट को बिठाया गया है और लेनिन ऑन टेबल। ठीक है, तो ये एरिया देखें, इस एरिया से जो है ट्रोकोल कैनोला हम इंसर्ट करके ये जो है फ्लूइड ड्रेन आउट करते हैं, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड हम निकालते हैं और जो है फिर उसको फ्लूइड को सीएस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं थोरासेंटेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्लेल चेस्ट इन अ पेशेंट विथ चेस्ट ट्रामा? चेस्ट ट्रामा का पेशेंट है तो कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लेल चेस्ट है? फ्लेल चेस्ट में क्या होता है कि जो है चेस्ट इंजरी हो जाए ना, उसके बाद फ्लेल चेस्ट के चांसेस होते हैं। जैसे ये तस्वीर में देखो, वो ये जो है रिब्स 2 से 3 रिब्स ब्रोकन डाउन हो गई है। ये जब टूट जाती हैं रिब्स तो फिर फ्लेल चेस्ट के चांसेस होते हैं। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, जब आप ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो चेस्ट आपकी राइज हो रही होती है, और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो आपकी चेस्ट डाउन हो रही होती है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना से अपोजिट हो जाता है। जैसे ये तस्वीर में देखो, ये देखो ब्रीथ आउट में चेस्ट जो है इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर आ रही है, और ब्रीथ इन जब ब्रीथ हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो चेस्ट अंदर जा रही है। तो नॉर्मली हम ब्रीथ जब ले रहे होते हैं तो चेस्ट फूलती है हमारी, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो चेस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो ये फ्लेल चेस्ट में अपोजिट होता है। इस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में चेस्ट इन आउट जो होती है, इसको कहते हैं पैराडॉक्सिक चेस्ट मूवमेंट। पैराडॉक्सिक चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के दौरान जो है पैराडॉक्सिक चेस्ट मूवमेंट होती है। पैराडॉक्सिक मीन्स ये देखो, ब्रीथ इन के टाइम चेस्ट इन हो रही है और ब्रीथ आउट के टाइम फूल रही है चेस्ट, इसको कहते हैं पैराडॉक्सिक चेस्ट मूवमेंट। ये किस में होती है? फ्लेल चेस्ट में होती है। क्लियर? Which of the following is an intervention for a patient with chronic obstructive pulmonary disease? Chronic obstructive pulmonary disease का पेशेंट है तो क्या इंटरवेंशन आप उससे करवाएंगे? उससे हम करवाते हैं फोर्स्ड लिप ब्रीदिंग। ठीक है,
पुर्सड लिप ब्रीदिंग करवाते हैं ताकि वो जो है ब्रीथ है उसकी जो है फिर थोड़ा इजी फील करता है पेशेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जब आप एग्जाम कर रहे हैं तो कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग आपको मिलेंगी? वो नॉर्मल फाइंडिंग आपको मिलेंगी फिरम मोबाइल नोड। जो लिम्फ नोड होते हैं वो फिरम होते हैं, मोबाइल होते हैं और नोड। ठीक है, फिरम मोबाइल मिलेंगे आपको नोड। हार्ड एबनॉर्मल में मिलेंगे, इनलार्ज एबनॉर्मल में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिरम है और मोबाइल है तो ये फिर नॉर्मल कंडीशन है लिम्फ नोड की। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमा सीन इन ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन ल्यूकीमा का टाइप होता है वो होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज काज्ड बाय एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। कौन सी जो है कंडीशन है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है? तो नीचे देखते हैं, ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, स्ट्रैबिस्मस, मायोपिया। स्ट्रैबिस्मस में तो जो हमारी आई है वो जो है अलाइनमेंट उनकी ठीक नहीं होती, मैंने पहले डिस्कस किया है किसी और पास्ट पेपर में। इसमें जो है हमारी आई जो है वो उनकी अलाइनमेंट एक जैसी नहीं होती। ये ठीक है। कैटरेक्ट में हमारे लेंसेज का मसला होता है, लेंस जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम लेंस डलवाते हैं एज के हिसाब से। और मायोपिया में तो ये होता है नियर साइटेड होती है, जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियर नज़र नहीं आते। इसको मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेड कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ये ग्लाइकोमा है। ग्लाइकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 10 से 21। ठीक है, mmHg 10 से 21 mmHg नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। अच्छा, मायोपिया का जो अपोजिट होता है वो होता है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में फार साइटेड होता है। देखें, ये मायोपिया में जो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट है क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन जो दूर वाला ऑब्जेक्ट होगा ना ये धुंधला नज़र आएगा। ठीक है, क्लियर नज़र नहीं आएगा। हाइपरोपिया में क्या होता है, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाती हमारी आँखें। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपरोपिया या दूसरे वर्ड में फार साइटेड। ठीक है, हाइपरोपिया या फार साइटेड एक ही चीज़ है। दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नज़र देखेगा बंदा और नज़दीक वाले पे फोकस नहीं कर पाएगा। मायोपिया या नियर साइटेड जो है इसमें नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नज़र देखेगा, दूर वाले ऑब्जेक्ट को जो है फोकस नहीं कर पाएगा। Which of the following is the most common pathologic finding in individual at risk of for sudden cardiac death? ये जो है मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक फाइंडिंग कौन सी है जिसमें जो है सडन कार्डियक डेथ की ज़्यादा रिस्क होती है? एओर्टिक वाल्व डिजीज़, माइट्रल वाल्व डिजीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, एथीरोस्क्लेरोटिक हार्ट बर्न। एथीरोस्क्लेरोसिस हार्ट बर्न जो है ना इसमें जो है ये रिस्क ज़्यादा होती है सडन कार्डियक डेथ की। फ़ौरन जो है हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है कार्डियक की। तो एथीरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, ये हार्ट की जो ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे जो है प्लग बन जाते हैं इसके, फैटी प्लग कोलेस्ट्रॉल के, तो इसको कहते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ फिब्रोनोलाइटिक थेरापी? फिब्रोनोलाइटिक थेरापी कौन सी कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है, एब्सोल्यूटली कंट्रा इंडिकेटेड है? करंट यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट, सीवियर लिवर डिजीज़, सस्पेक्टेड एओर्टिक डिसेक्शन, एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो इसका ऑप्शन है सस्पेक्टेड एओर्टिक डिसेक्शन। सस्पेक्टेड एओर्टिक डिसेक्शन है तो एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड है फिब्रिनोलाइटिक थेरापी।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोवाइड रिलीफ ऑफ एंजाइटी एंड डिक्रीज बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। कौन सी ड्रग है जो एंजाइटी को भी कम करती है और प्रीलोड और आफ्टर लोड को भी कम करती है? तो वो है मार्फिन सल्फेट, ठीक है, वो मार्फिन सल्फेट है। अच्छा, इन नॉर्मल साइनस रिदम दी मेजर्स ऑफ एन एसटी सेगमेंट इज। नॉर्मल साइनस रिदम जा रहा है ईसीजी पे, तो एसटी सेगमेंट जो हम मेजर करते हैं उसके जो होता है वो 0.12 सेकंड टाइम होता है, ईसीजी पे शो होता है ना, तो नॉर्मल है ये। इससे बढ़ जाएगा तो एब नॉर्मल हो जाएगा, कम होगा फिर भी एब नॉर्मल। तो 0.12 सेकंड एसटी सेगमेंट को जो है शो करता है नॉर्मल। वाट इज़ दी यूअल ट्रीटमेंट ऑफ रेनेस फिनोमिना? रेनेस फिनोमिना में जो है कौन सी ट्रीटमेंट यूअली हम देते हैं? रेनेस फिनोमिना। रेनेस फिनोमिना क्या है पहले ये देखो। रेनेस फिनोमिना में हाथों के जो उंगलियां हैं या पाँव की जो उंगलियां हैं, यहाँ पे जो है ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं ये जो है, ये देखें यहाँ पे ये स्मॉल ब्लड वेजल्स है ना, ये क्या होती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन मुतासर होती है ब्लड वेजल्स से ना। तो फिर ये अगर इसके जो है 3 टाइप देखें, अगर वाइट आ रहे हैं, वाइट या हाथों की उंगलियां वाइट है ना, तो इसमें लेक ऑफ ब्लड फ्लो की कमी हो गई है वाइटिश में। और ब्लू अगर हो रही हैं उंगलियां तो ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अगर रेड हो रही हैं तो ब्लड फ्लो रिटर्न, जब ब्लड फ्लो रिटर्न होता है तो फिर रेड होती है ये उंगलियां, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं, ये तस्वीरों में जो दिए गए हैं डायग्नोज, ये रेनेस फिनोमिना है। इस कंडीशन में हम यूजुअली जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स देते हैं, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, स्मॉल ब्लड वेजल्स को ओपन करती है, ठीक है ना। जैसे ये नार्वेक्स है ना, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, BP में ज़्यादा यूज़ होती है। तो रेनेट फिनोमिना में भी हम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नार्वेक्स देते हैं। अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ डायग्नोसिस ऑफ डायरिया विथ डिहाइड्रेशन, व्हाट वुड बी द काज ऑफ इंक्रीजिंग पेरास्टेलिसिस रिजल्टिंग इन डायरिया? ये कह रहा है कि एक पेशेंट है, डिहाइड्रेशन के साथ डायरिया है, उसको डायग्नोज हुआ है, वो उसका जो है ज़्यादा पेरास्टेलिसिस मूवमेंट हुई है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है। तो क्या रीज़न हो सकता है जिस वजह से पेरास्टेलिसिस मूवमेंट इंक्रीज़ हुई है? पेरास्टेलिसिस मूवमेंट जो है ये मेरे वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, प्ले लिस्ट में पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा। ये इंक्रीज़ होती है तो डायरिया होता है। इसका जो फिनोमिना है वो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है ना, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ये क्या करती है, पेरिस्टेलिसिस को इंक्रीज़ करती है। जब ये इंक्रीज़ हो जाती है मूवमेंट तो फिर डायरिया होती है, ठीक है। तो आज हमारा 2017 का कंप्लीट हो गया, 2015 का भी कंप्लीट होने वाला है, 2019 कंप्लीट हो गया है, और अभी 2020 का भी कल तक इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और जुड़े रहें, साथ रहें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।